नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक में। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया जाएगा, जानिए वजह। आईआईटी बीएचयू में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते मेला का आयोजन, जानिए क्या कुछ है यहाँ खास। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सोशल मीडिया पर फ्रस्ट्रेशन निकालना चलन बन गया, जानिए क्या है पूरा मामला। मिशन इंद्रधनुष के तहत छूटे हुए बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, जानिए क्या है मिशन इंद्रधनुष। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर होगा एएमयू के सिटी स्कूल का नाम, जानिए वजह। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को साल 2022 के प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये पदक प्राप्त करने वाले प्रोफेसर दीपक पहले भारतीय होंगे। आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करंदीकर ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए प्रोफेसर दीपक को बधाई दी। प्रोफेसर दीपक वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में कार्यरत हैं। प्रोफेसर धर को यह पुरस्कार स्टैटिक्स फिजिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा रहा है। प्रोफेसर धर ने 1970 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद 1972 में आईआईटी कानपुर से फिजिक्स में एमएससी किया। स्टैटिफिस सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पुणे एंड अप्लाइड फिजिक्स की ओर से स्टैटिक्स फिजिक्स पर हर 3 साल में ये पदक प्रदान किया जाता है। इस वर्ष ये पुरस्कार प्रोफेसर धर को अगस्त माह में जापान में होने वाले स्टैटिफिस 28 में दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं क्या होता है बोल्ट्जमैन पदक। बोल्ट्जमैन पदक फिजिक्सिस्ट को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो स्टैटिकल मैकेनिक्स से संबंधित नए परिणाम प्राप्त करता है। इसका नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पर रखा गया है। स्टैटिफिस सम्मेलन के दौरान इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के स्टैटिकल मैकेनिक्स पर आयोग द्वारा हर 3 साल में ये एक बार बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया जाता है। और अब बारी हमारी दूसरी खबर की। आईआईटी बीएचयू में राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत 7 दिवसीय विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान मेला मनाया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर देश के 75 महान वैज्ञानिकों की तस्वीर बायो सहित लगाई गई। कार्यक्रम में वाराणसी के जवाहर इंटर कॉलेज समेत कई स्कूलों के बच्चे पहुंचे। बच्चों ने टेलीस्कोप और वीआर टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। वहीं आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट डीन प्रोफेसर एलपी सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम बच्चों में विज्ञान की विरासत के साथ उनकी उपयोगिता को समझने के लिए किया गया है। इसे 19 मिनिस्ट्री के सहयोग से देश के 75 सेंटर पर किया गया। प्रोफेसर एलपी सिंह ने बताया कि विज्ञान प्रसार इस पूरे कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के अंदर विज्ञान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही भारत के महान वैज्ञानिकों और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में आम लोगों को बताना है। प्रदर्शनी में भारत की 75 माइलस्टोन उपलब्धियों को दिखाया गया और भारत के 75 वैज्ञानिकों के बारे में भी लोगों को बताया गया। इस उत्सव के हर दिन का विषय अलग अलग रहा। इंस्टीट्यूट डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खगोल विज्ञान इत्यादि में समस्याओं के समाधान खोजने में मदद मिलेगी। और अब बारी हमारी तीसरी खबर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने, भद्दे मीम आदि से संबंधित विवाद आए दिन होते रहते हैं। समय समय पर न्यायालय सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर टिप्पणी करती रहती है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की भाषा के इस्तेमाल का लाइसेंस मिल गया है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा माजरा। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आपत्तिजनक तस्वीरें फेसबुक पर फॉरवर्ड करने के आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए कही। आरोपी सिद्धार्थनगर निवासी नियाज अहमद खान ने अपने खिलाफ चार्जशीट और एफआईआर रद्द करने की अर्जी दी थी, जिसे न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने खारिज कर दिया है। नियाज अहमद खान पर आरोप है कि उसने पीएम नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद के साथ हाथ मिलाते हुए एडिटेड फर्जी फोटो फॉरवर्ड की। ये तस्वीर अखिलेश यादव समर्थन के नाम से फेसबुक पर पोस्ट की गई थी। याची ने उसे फॉरवर्ड किया। इसके संबंध में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच के बाद याची के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की, जिस पर अधीनस्थ अदालत ने याची को समन जारी करते हुए तलब किया था। याची ने हाईकोर्ट में समन आदेश और चार्जशीट को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस स्तर पर कोर्ट को सिर्फ यह देखना चाहिए सबसे पहले विजुअली अपराध बनना दिख रहा है या नहीं। चार्जशीट और एफआईआर देखने से ये नहीं कहा जा सकता है कि संज्ञेय अपराध नहीं किया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा करना समाज में स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए जरूरी है। कोई संदेह नहीं है कि आज के समय में सोशल मीडिया विचारों के आदान प्रदान का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। कोर्ट ने आगे कहा कि ये लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करने का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है, मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के साथ मिलती है। इसी के साथ कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाए। कोर्ट ने आदेश की कॉपी केंद्रीय गृह सचिव व प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया है। क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आइए जान लेते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में सम्मिलित है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना विचार प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक देश में झूठ और नफरत फैलाने वाले 7,819 वेबसाइट हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई। इसमें 2017 में 1385, वहीं 2018 में 2,799 और वहीं 2019 में 3,635 वेबसाइट, वेब पेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2017 में 257 फेक न्यूज के मामले दर्ज किए गए। एक आंकड़े के मुताबिक देश में व्हाट्सएप के 16 करोड़ और फेसबुक के 15 करोड़ यूजर्स हैं। भारत में करीब 74 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया व डिजिटल मीडिया को लेकर चिंता वाजिब है। अब डिजिटल मीडिया पर भी केंद्र सरकार की निगरानी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन न्यूज, मूवीज और वेब सीरीज और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अधीन है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की अब केवल तकनीक पर ही नहीं बल्कि सामग्री यानी कि कंटेंट पर भी नजर रहेगी। केंद्र ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि एनसीसी डायरेक्टर को ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने का निर्देश जारी करने का अधिकार दिया है। आईटी एक्ट की धारा 69 और 69A के प्रावधानों के तहत किसी ऐसी जानकारी को रोकने का निर्देश दिया जा सकता है जो देश की रक्षा, अखंडता, संप्रभुता को प्रभावित करती है। और अब बारी हमारी दूसरी खबर की। कोरोना महामारी के बीच संक्रमण के कारण बच्चे वैक्सीन लगवाने से छूट गए थे। ऐसे करीब 8.5 लाख बच्चों को अभी तक चिन्हित किया गया है। इन बच्चों को विशेष रूप से वैक्सीनेशन के लिए 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष शुरू किया जा रहा है। छूटे हुए बच्चों के साथ साथ नवजात शिशु से लेकर 2 साल की उम्र के कुल 1.10 करोड़ बच्चों को भी अभियान के तहत वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय घई ने बताया कि आशा वर्कर व एएनएम की मदद से बच्चों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवजात शिशु से लेकर 2 वर्ष की उम्र के कुल 1.10 करोड़ बच्चे हैं जो उम्र के अनुसार अलग अलग टीके लगाने के पात्र हैं। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के साथ साथ नियमित टीकाकरण अभियान पर भी अब पूरा फोकस किया जाएगा। बच्चों को BCG, हेपेटाइटिस बी व DPT इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। आइए अब समझते हैं क्या है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है उन बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया था। और अब बारी हमारे 5वीं खबर की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित AMU के सिटी स्कूल का नाम अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह होगा। इसके लिए AMU प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल AMU के छात्र रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने AMU को कुछ जमीन दी थी। उस जमीन पर आज सिटी स्कूल बना हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये जमीन AMU प्रशासन को 99 साल की लीज पर दी थी। ये लीज 2018 में पूर्ण हो गई। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप के वारिसों ने AMU प्रशासन से जमीन वापस लेने को संपर्क किया। दोनों ही पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद AMU प्रशासन ने शिक्षा मंत्रालय को इससे संबंधित पत्र भेजा। वहां से AMU प्रशासन से कहा गया कि अपने एक्ट के मुताबिक काम करें। इसके बाद अब दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। आइए अब आपको बताते हैं कौन है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी,
समाज सुधारक और महान दानवीर थे। वे आर्यन पेशवा के नाम से भी प्रसिद्ध थे और भारत के अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। ये सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनी थी और भारत के बाहर से संचालित हुई थी। एएमयू प्रशासन जिस जमीन पर सिटी हाई स्कूल की बिल्डिंग बना रहा है, उस स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल रखा जाएगा और उसके अतिरिक्त जो भूमि है उसे राजा महेंद्र प्रताप के वारिसों को वापस देना होगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वापस दी जमीन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रवक्ता साफी किदवई ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो सिटी स्कूल है, वो जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन लीज पर दी थी। ये लीज 2018 में खत्म हो गई। इसके बाद उनकी यूनिवर्सिटी से बातचीत हुई और यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग ने ये कमेटी बनाई, जिससे ये फैसला लिया गया। उनकी रिकमेंडेशन ईसी ने मान ली है। कमेटी ने सिफारिश की थी कि जो सिटी हाई स्कूल है उसका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल रखा जाए। जो अन्य तिकोनिया जमीन है उसके जो वंशज हैं उन्हें यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कर देगी। मिली जानकारी के मुताबिक जमीन पर स्कूल बना है। अब स्कूल बेनाम यूनिवर्सिटी के नाम पर ही बनाया गया है। अब यूनिवर्सिटी का मालिकाना हक उस जमीन पर हो गया है और स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रख दिया गया है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। पर आपको हमारी ये वीडियो कितनी पसंद आई और आपके लिए कितनी अहम रही, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।